हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। किरीट वन में संध्या का समय हो चुका था। दिन भर वन में शिकार करने के पश्चात जयपुरम राज्य के राजकुमार रत्नेश ने वन से बाहर जाने के लिए अपना घोड़ा मोड़ा ही था कि भयभीत हिरनी के समान कांपती एक अपूर्व सुंदरी दौड़ती हुई उसकी ओर आई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। युवती की करुण पुकार सुनकर राजकुमार रत्नेश ने घोड़े की लगाम खींच ली। इतनी सुंदर युवती, लगता है ये किसी संकट में है। अगले ही पल एक खूंखार शेर झाड़ियों से प्रकट हुआ। उसे देखते ही युवती पुनः करुण स्वर में चिल्लाई, युवक, मुझे इस आदमखोर शेर से बचाओ। यह मेरी 2 सखियों को यमलोक पहुंचा चुका है। शेर के गुर्राहट सुनकर रत्नेश ने शेर की ओर देखा। रत्नेश ने बिना एक पल गवाए तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना साधा। तीर शेर की कोख में जा धंसा और शेर पृथ्वी पर गिरकर बुरी तरह छटपटाने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब रत्नेश घोड़े से उतरकर युवती के पास आया। युवती कहने लगी, युवक, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। आज अगर तुम न होते तो शेर निश्चय ही मुझे मार डालता। सुंदरी, इसमें आभार प्रकट करने की क्या जरूरत है? अभी तुम्हारी मौत नहीं आई थी, इसलिए तुम बच गई। शेर की मौत आ गई थी तो यह तीर के एक ही वार से मर गया। मरना जीना तो भगवान के हाथ में है। मैं तो केवल साधन मात्र हूँ। रत्नेश की बात सुनकर युवती ने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहने लगी, युवक, साहसी होने के साथ साथ तुम बुद्धिमान भी प्रतीत होते हो। कौन हो तुम? क्या अपना परिचय दोगे? मैं जयपुरम राज्य का राजकुमार रत्नेश हूँ। तुम जयपुरम राज्य के राजकुमार हो? हाँ। क्या तुम्हें मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सुंदरी, मैंने तो तुम्हें अपना परिचय दे दिया। अब क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ? युवराज, मैं प्रशांत नगर की राजकुमारी वसुधा हूँ। तुम प्रशांत नगर की राजकुमारी वसुधा हो? हाँ। क्या तुम्हें भी मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं ये सोचकर चौंका हूँ कि यदि तुम प्रशांत नगर की राजकुमारी हो तो अकेली इस वन में क्या कर रही थी? मैं अपनी 2 सखियों के साथ रथ में बैठकर इस वन में स्थित गौरी माँ के मंदिर में पूजा करने आती हूँ। आज भी मैं अपनी सखियों के साथ गौरी माँ की पूजा करने ही आई थी कि अचानक शेर ने रथ पर छलांग लगाकर मेरी दोनों सखियों को अपना शिकार बना लिया और मैं जान बचाने के उद्देश्य से रथ से कूदकर दौड़ती भागती तुम्हारे पास आ पहुँची। इससे आगे की घटना तो तुम जानते ही हो। अच्छा, यह बताओ राजकुमारी कि तुम प्रतिदिन यहाँ आकर गौरी माँ से क्या मांगा करती हो? युवराज, कुंवारी कन्याएं गौरी माँ की पूजा इस उद्देश्य से करती हैं कि उन्हें अच्छा पति मिल जाए। तो क्या गौरी माँ ने अभी तक तुम्हारी यह पुकार नहीं सुनी है? क्या तुम्हें अभी तक सुयोग्य पति नहीं मिला है? राजकुमार, लगता है आज गौरी माँ ने मेरी पूजा स्वीकार करके मेरी पुकार सुन ली है। मैं जैसा पति चाहती थी वह इच्छा पूरी होती सी लग रही है। आज मेरा इस वन में आना सफल हुआ। राजकुमारी जी, जरा हम भी तो सुने, वे खुश नसीब कौन है जो तुम्हारी कसौटी पर खरा उतरा है? वे खुश नसीब आप हैं राजकुमार। आज आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से मेरी हर सांस पर आपका अधिकार है। मैं मन ही मन आपको
पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। राजकुमारी वसुधा, तुम्हारा कथन सुनकर हमें अपने भाग्य पर ईर्ष्या हो रही है। तुम जैसी सुंदर पत्नी पाकर मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। पर हमारे विवाह में एक अड़चन है राजकुमारी। वे अड़चन क्या है राजकुमार? राजकुमारी, हमारे कुल में रिवाज है कि वर पक्ष वाले कभी भी रिश्ता मांगने कन्या पक्ष वालों के यहाँ नहीं जाते हैं। रिश्ता लेकर कन्या पक्ष वालों को ही हमारे यहाँ आना होता है, तभी विवाह पक्का होता है। तुम्हारे पिता को इस बात की जानकारी कैसे होगी कि किरीट वन में हम तुम मिलकर आपस में अपने विवाह का निर्णय कर चुके हैं। राजकुमार, हालांकि अपने विवाह के बारे में अपने पिता से स्वयं कन्या का बात करना भारतीय परंपरा के विपरीत है, फिर भी मैं सारी लाज शर्म छोड़कर अपने पिताजी महाराज को आपके विषय में अपने विचार बताऊंगी। मुझे विश्वास है कि पिताजी महाराज सहर्ष ही आपको अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मेरा रिश्ता लेकर वे स्वयं तुम्हारे पिताजी के पास आएंगे। फिर कुछ सोचकर रत्नेश वसुधा से बोला, वसुधा, कुछ ही देर बाद रात होने वाली है, आओ तुम्हें तुम्हारे राज्य तक पहुंचाऊं। चलिए राजकुमार। कुछ देर बाद ही वे दोनों घोड़े पर बैठे जंगल से बाहर आ गए। शीघ्र ही रत्नेश के घोड़े ने प्रशांत नगर में प्रवेश किया। राजकुमारी वसुधा, तुम्हारा राज्य आ चुका है। अब तुम यहाँ से आराम पूर्वक अपने महल तक जा सकती हो। राजकुमार, क्या मुझे यहीं छोड़ दोगे? महल में नहीं चलोगे? नहीं वसुधा, आज नहीं। अब मैं तुम्हारे महल में सहरा बांध कर ही प्रवेश करूँगा। सुनकर वसुधा ने शर्माकर नजरें झुका ली। तब रत्नेश ने उससे कहा, राजकुमारी, अब तुम जाओ। महल में तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। फिर वसुधा रत्नेश से विदा लेकर महल की ओर चल पड़ी और रत्नेश अपने राज्य की ओर चल पड़ा। चलते चलते वे मन ही मन सोच रहा था, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वसुधा जैसी अपूर्व सुंदरी से मेरी इस प्रकार मुलाकात होगी। अब तो बेचैनी से उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी जब वसुधा के पिता वसुधा का रिश्ता लेकर मेरे पिताजी महाराज के पास आएंगे। इस घटना को बीते 10 दिन हो गए। रत्नेश सोचने लगा, 10 दिन बीत गए लेकिन अभी तक प्रशांत नगर के राजा राजकुमारी वसुधा का रिश्ता लेकर जयपुरम नहीं पहुँचे हैं। क्या कारण हो सकता है? क्या वसुधा ने अपने पिता से इस विषय में बात नहीं की होगी या फिर वसुधा के प्रस्ताव को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया होगा? रत्नेश नाना प्रकार की शंकाओं से घिर उठा और उसी दिन जब वे अपने पिता राजा जयेश के पास बैठा हुआ था कि एक सैनिक आकर कहने लगा, महाराज, प्रशांत नगर के राजा हर्षवर्धन आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर रत्नेश सोचने लगा, आखिर राजा हर्षवर्धन विवाह का प्रस्ताव लेकर आ ही गए। सेवक की बात सुनकर राजा जयेश चौंके और कहने लगे, क्या कहा? प्रशांत नगर के राजा हर्षवर्धन हमसे मिलना चाहते हैं? जी महाराज, जाओ उन्हें आदर सहित हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज, कहकर सेवक वहां से चला गया। कुछ देर बाद ही राजा हर्षवर्धन राजा जयेश के सामने थे। राजा हर्षवर्धन, जयपुरम में आपका स्वागत है। राजा जयेश ने आदर सहित राजा हर्षवर्धन को अपने पास बिठाया। उसके बाद कहने लगे, कहिए राजन, आपने जयपुरम आने का कष्ट कैसे किया? क्या कोई विशेष कारण है? विशेष कारण ही समझिए राजन। मैं अपनी पुत्री वसुधा का रिश्ता आपके पुत्र रत्नेश के लिए लेकर आया हूँ। ओह राजन, यह तो बहुत खुशी की बात है। आपसे संबंध जोड़ना तो हमारे लिए गौरव की बात है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। फिर वे दोनों प्रेम से एक दूसरे के गले मिले। राजन,
आने वाली पूर्णमासी के दिन विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा कर ही मैं यहाँ आया हूँ। आपकी इस विषय में क्या राय है? राजन, हम पूर्णमासी के दिन ही राजकुमार रत्नेश की बारात लेकर प्रशांत नगर पहुँच जाएंगे। पूर्णमासी के दिन दूल्हा बनकर रत्नेश घोड़े पर चढ़ा। बारात अभी प्रशांत नगर की ओर रवाना होने ही वाली थी कि एक सैनिक बदहवास सा वहाँ दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ सैनिक, तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? महाराज, अभी अभी प्रशांत नगर का सैनिक एक अशुभ समाचार लेकर आया है। महाराज कहने लगे, अशुभ समाचार? कैसा अशुभ समाचार? सैनिक, हमें जल्दी ही वह समाचार बताओ। महाराज, दुल्हन के वस्त्र पहनकर रस्म के अनुसार राजकुमारी वसुधा मंदिर में गौरी पूजन के लिए गई थी कि ना जाने कहां से एक विषधर सर्प वहां आ गया और राजकुमारी वसुधा को डसकर चला गया। सैनिक का कथन सुनते ही रत्नेश घोड़े से कूद पड़ा। वह सैनिक को झंझोड़ते हुए बदहवास सा बोला, सैनिक, जल्दी बताओ, राजकुमारी वसुधा का क्या हुआ? क्या वे बच गई? नहीं युवराज, विषधर सर्प के डसते ही राजकुमारी के प्राणों का अंत हो गया। क्या वसुधा मर गई? हाँ युवराज। ओह, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। मेरी प्यारी वसुधा मुझे छोड़कर क्यों चली गई? रत्नेश फूट फूट कर रोने लगा। तब राजा जयेश ने आगे बढ़कर उसे समझाया, बेटा रत्नेश, तुम एक युवराज हो, इस प्रकार स्त्रियों की भांति रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। पिताजी महाराज, मैं अंतिम बार वसुधा को देखना चाहता हूँ। मैं प्रशांत नगर जाना चाहता हूँ। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ प्रशांत नगर चलेंगे। तभी सैनिक बोला, लेकिन महाराज, वहाँ आपको मृत राजकुमारी वसुधा का शव नहीं मिलेगा। राजकुमारी की मृत्यु होते ही उन्हें नदी में बहा दिया गया था। ओह, वसुधा के शव को नदी में बहाने की राजा हर्षवर्धन ने बड़ी जल्दी की। उन्होंने मेरे वहाँ पहुँचने की भी प्रतीक्षा नहीं की। कुछ देर पहले जहाँ हर्षोल्लास का वातावरण था, अब वहाँ मातम सा छा गया था। उदास सा रत्नेश महल में चला गया। इस दुर्घटना को घटे 1 माह बीत गया, लेकिन राजकुमार रत्नेश एक पल के लिए भी राजकुमारी वसुधा को नहीं भूल सका। बार बार उसके कानों में वसुधा के ये शब्द गूंजते, युवराज, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से मेरी हर सांस पर आपका अधिकार है। मैं मन ही मन आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। अपने कक्ष में पड़ा रत्नेश रह रह कर बुदबुदा उठता, राजकुमारी वसुधा, मैं भी मन ही मन तुम्हें पत्नी के रूप में वर चुका था। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी विवाह नहीं करूँगा। तुम्हारी यादें ही अब मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। वह दिन प्रतिदिन राजकुमारी वसुधा के गम में डूबता चला गया। उसकी यह दशा देखकर राजा जयेश ने उसे समझाया, राजकुमार, तुमने अपनी यह क्या हालत बना रखी है? माना कि राजकुमारी वसुधा की अचानक मृत्यु ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम जीवन की खुशियों से इस प्रकार मुंह मोड़ लो। युवराज, उठो, आज तुम्हें हमारे साथ दरबार में चलना है। पिताजी महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं दरबार नहीं जा सकूंगा। रत्नेश, हमें नहीं पता था कि तुम हमारा आदेश टालकर इस प्रकार हमारा अपमान करोगे। युवराज, इस बंद कक्ष से बाहर निकलकर दरबार में बैठोगे तो थोड़ा मन बहलेगा, इसलिए मैं तुम्हें दरबार में ले जाना चाहता हूँ। राजा जयेश के बार बार कहने पर आखिरकार रत्नेश को कहना ही पड़ा, चलिए पिताजी महाराज, मैं आपके साथ दरबार में चलने को तैयार हूँ। यह हुई ना कुछ बहादुरों जैसी बात। राजा जयेश रत्नेश को साथ लेकर दरबार में पहुँचे। तभी एक सैनिक आकर कहने लगा,
महाराज की जय हो। द्वार पर शक्तिपुर के राज पुरोहित राजा शक्ति सिंह का संदेश लेकर उपस्थित हैं। वे आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं महाराज। शक्तिपुरम के राज पुरोहित को ससम्मान राज दरबार में ले आओ। तभी शक्तिपुर के राज पुरोहित राजा जयेश के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा जयेश ने आदर सहित शक्तिपुर के राज पुरोहित का स्वागत किया और कहने लगे, आज्ञा करे पुरोहित जी, निसंकोच होकर अपने राजा का संदेश हमारे और हमारे सभासदों के सम्मुख कहें। मैं वचन देता हूँ, यदि आपके महाराज का संदेश मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल हुआ तो मैं उसे प्राण प्रण से पूरा करूँगा। सुनकर राज पुरोहित ने अपने हाथों में रखा स्वर्ण थाल राजा जयेश के हाथों में देते हुए विनम्रता पूर्वक कहा, राजन, थाल में रखी वस्तुएं निश्चय ही आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राजा जयेश ने देखा कि स्वर्ण थाल में नारियल, सुपारी तथा हल्दी की गांठें और रतन जड़ित कटार रखी हुई थी। यह सब क्या है? यह सब तो किसी राजा के पास तब भेजा जाता है जब कोई राजा अपनी कन्या का विवाह दूसरे राजा के साथ करना चाहता है। तो क्या शक्तिपुर के राजा भी यही चाहते हैं? राजा जयेश भावी अनिश्चितता के चक्र में उलझ गए। राजा जयेश की समझ में जब कुछ नहीं आया तो उसने थाल में रखे पत्र को उठाकर उसे पढ़ना आरंभ किया, जिसमें लिखा था, राजा जयेश, हम अपनी पुत्री कामाक्षी का विवाह आपके पुत्र रत्नेश के साथ करना चाहते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जयपुरम और शक्तिपुर का यह संबंध दोनों राजाओं की एकता को दृढ़ करेगा। कृपया अपनी स्वीकृति देकर हमें उपकृत करें। पत्र पढ़ने के पश्चात राजा जयेश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वे शक्तिपुर के राज पुरोहित से कहते हैं, राज पुरोहित जी, स्वर्ण थाल में रखे नारियल, सुपारी व हल्दी की गांठों ने तो मुझे यह आभास करा दिया था कि कहीं राजा शक्ति सिंह ने ये नारियल भेजकर मुझसे अपनी कन्या का विवाह प्रस्ताव भेजकर मेरी वृद्ध उम्र का मजाक तो नहीं उड़ाया है। पर अच्छा ही हुआ कि पत्र के लिखे शब्दों ने मेरी शंकाएं दूर कर दी हैं। राजा जयेश का कथन सुनकर शक्तिपुर के राज पुरोहित तो चुप रहे, पर दरबार में उपस्थित लोगों के चेहरों पर हंसी दौड़ गई। राजा जयेश ने गंभीर होते हुए राज पुरोहित से कहा, जाओ राज पुरोहित जी, अपने राजा से जाकर कह दो कि हमें उनका यह प्रस्ताव स्वीकार है। यह हमारे लिए बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय होगा कि राजा शक्ति सिंह की पुत्री हमारे जयपुरम की राजबहू बने। जाओ राजा शक्ति सिंह से जाकर कह दो कि वे विवाह की शुभ तिथि निकलवा कर मुझे भेज दें और विवाह की तैयारियां प्रारंभ करें। जो आज्ञा राजन। तभी उदास बैठा राजकुमार रत्नेश अपने आसन से उठा और राजा जयेश से बोला, पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूँ। राजा जयेश ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। वत्स रत्नेश, तुम्हें मेरी आज्ञा में परिवर्तन की आज्ञा है, पर इतना ध्यान रहे कि तुम्हारे द्वारा किया गया परिवर्तन राज मर्यादा का उल्लंघन ना करे। पिताश्री, मैं राज मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा। तो फिर कहो, क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए पिताश्री, आपने जो राज पुरोहित को प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ये कहा है कि शक्तिपुर की राजकुमारी कामाक्षी जयपुरम की राजबहू बनेगी, बस इसमें ही थोड़ा सा बदलाव करना है कि शक्तिपुर की राजकुमारी जयपुरम की राजबहू ना बनकर जयपुरम की महारानी और राजकुमार रत्नेश की माँ बनेंगी। राजा जयेश रत्नेश का कथन सुनकर अवाक सा रह गया। सभासदों में भी फुसफुसाहट सी दौड़ गई। शक्तिपुर के राज पुरोहित भी चौंक उठे।
हक्के बक्के से राजा जयेश ने रत्नेश से कहा, युवराज, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? ठीक ही कह रहा हूँ पिताश्री। पुत्र, मैंने तो वैसे ही उपहासवश स्वर्ण थाल में रखे नारियल को देखकर राजपुरोहित से अपने विवाह के बारे में कह दिया था। भला इस उम्र में मैं अपना विवाह रचाकर क्या जग में उपहास का कारण बनूंगा? रत्नेश, राजकुमारी कामाक्षी का विवाह तो तुम जैसे युवा राजकुमार से ही शोभा देता है। पिताश्री, राजपूत अपनी बात के धनी होते हैं। उनका कहा हुआ वाक्य पत्थर की लकीर की तरह अमिट होता है। यदि आपने उपहास भी किया है तो वह मेरे लिए सत्य है और सत्य की रक्षा करना एक सच्चे राजपूत का परम कर्तव्य और धर्म है। पुत्र, तुम जिद ना करो और मेरी बात मान लो। पिताश्री, यह विवाह आपको ही करना होगा। मैं विवाह ना करने की सौगंध खा चुका हूँ। ओह, यह तो बड़ी कठिन परिस्थिति आ पड़ी है। तब राजा जयेश ने शक्तिपुर के राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, युवराज रत्नेश ने तो इस विवाह से इनकार कर दिया है। आया हुआ नारियल वापस भेजना तो ठीक नहीं है। आप शक्तिपुर जाकर राजा शक्ति सिंह से कहें कि युवराज रत्नेश के स्थान पर हम उनकी पुत्री से विवाह करने को तैयार हैं। यदि उन्हें ये संबंध स्वीकार हो तो शीघ्र ही हमें अपने निर्णय से अवगत करा दें। जो आज्ञा महाराज, कहकर राजपुरोहित वहां से चला गया। शक्तिपुर वापस लौटकर राजपुरोहित ने सारी बात राजा शक्ति सिंह को बताई। सारी बात जानकर राजा कहने लगे, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि युवराज रत्नेश इस विवाह से इनकार कर देंगे। अब हम क्या करें? क्या विवाह का भेजा नारियल वापस मंगा लें? राजा शक्ति सिंह बुरी तरह परेशान हो उठे। तब राजपुरोहित ने उन्हें समझाया, महाराज, राजा जयेश युवा पुत्र के पिता होते हुए भी पूर्णतः जवान हैं। उनके साथ कामाक्षी का विवाह करना उचित ही रहेगा। आप बिना कुछ सोच विचार किए यह संबंध स्वीकार कर लें। हाँ, अब तो यह संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। राजा शक्ति सिंह ने अपनी स्वीकृति की सूचना शीघ्र ही राजा जयेश के पास पहुंचा दी। राजा शक्ति सिंह की स्वीकृति की सूचना पाकर जयपुरम में शहनाइयां बज उठी। राजा जयेश बड़े ठाट से दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़े। बारात खूब धूमधाम से शक्तिपुर पहुंची और राजकुमारी कामाक्षी व राजा जयेश का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात राजकुमारी कामाक्षी को साथ लेकर बारात वापस जयपुरम लौट आई। जयपुरम के महल के द्वार पर राजकुमार रत्नेश की माँ महारानी ललिता ने अपने पति और रानी कामाक्षी की आरती उतारी। फिर कहने लगी, आओ बहन कामाक्षी, अपने पति के घर में प्रवेश करो। महारानी ललिता राजा जयेश और कामाक्षी को लेकर महल में पहुंची। वहां राजा जयेश ने कामाक्षी से रत्नेश का परिचय करवाया। कामाक्षी, ये मेरा बेटा राजकुमार रत्नेश है। रत्नेश ने आगे बढ़कर कामाक्षी के चरण स्पर्श किए। माँ, आपका वात्सल्य और स्नेह अपने सिर पर सदैव रहने का आशीर्वाद चाहता हूँ। रानी कामाक्षी ने एक नजर रत्नेश को देखा और उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो। संकोचवश अपने हम उम्र रत्नेश को वे पुत्र ना कह सकी। काल चक्र चलता रहा। राजा जयेश रानी कामाक्षी के रूप लावण्य तथा यौवन सागर में डूबते चले गए। 1 वर्ष पश्चात रानी कामाक्षी ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी ललिता कहने लगी, कामाक्षी, बधाई हो, आज तुमने माँ बनकर मातृत्व का गौरव पा लिया है। एक बार फिर जयपुरम में शहनाइयां बज उठी। राजा जयेश ने अपने पुत्र का नाम वरुणेश रखा। कामाक्षी का महल पुत्र वरुणेश की किलकारियों से गूंजने लगा। धीरे धीरे उम्र की सीढ़ियां चढ़ता हुआ वरुणेश
बड़ा होने लगा। रानी कामाक्षी राजकुमार रत्नेश को भी पुत्रवत प्यार करती थी। कई बार महाराज जयेश व उनकी दोनों रानियों ने रत्नेश को विवाह करने के लिए बहुत समझाया, पर वह सदैव टालता रहा। एक दिन वह कहने लगा, पिताश्री, आप कृपया करके मेरे विवाह का जिक्र ना किया करें। मेरी विवाह की इच्छा राजकुमारी वसुधा की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई थी। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा जयेश का गुप्तचर एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आता है और कहता है, महाराज, सूर्यगढ़ के राजा सूर्यभान ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। यह सुनकर राजा जयेश क्रोध से कांप उठता है। उसने तुरंत ही रत्नेश को बुलवाया और कहने लगे, रत्नेश, सूर्यगढ़ के राजा सूर्यभान ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। मैं उनका सामना करने के लिए अपनी सेना के साथ जा रहा हूँ, पर युद्ध पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि युवराज के रूप में मैं आज ही तुम्हें प्रजा के सम्मुख युवराज घोषित कर दूं, ताकि मेरी अनुपस्थिति में तुम राज्य के सारे कार्यों को पूरा कर सको। पिताश्री, आपकी अनुपस्थिति में मैं राज कार्य संभालने की आज्ञा तो स्वीकार करता हूँ, पर युवराज के पद के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे स्थान पर मेरे छोटे भाई वरुणेश को युवराज घोषित किया जाए। रत्नेश, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम्हें समझाना बेकार है। अतः राजा जयेश उसी दिन वरुणेश को युवराज घोषित करके सेना के साथ युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। किरीट वन के बाहरी राजा जयेश और सूर्यभान की सेनाओं का आमना सामना हुआ। सैनिकों, दुश्मनों को मार डालो। कुछ देर बाद ही दोनों ओर से सैनिकों की लाशों का ढेर लग गया। तभी राजा जयेश और सूर्यभान का आमना सामना हुआ। जयेश, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सूर्यभान, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। दोनों राजा एक दूसरे से युद्ध करने लगे। दोनों बढ़ चढ़कर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। दोनों ही राजा घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और शीघ्र ही दोनों के प्राणों का अंत हो गया। राजा जयेश को वीरगति प्राप्त होते देखकर उनके सेना में क्रोध की लहर दौड़ गई। वे बिजली बनकर दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। इधर अपने राजा सूर्यभान को मरते देखकर हमलावर सेना के पांव उखड़ गए। वे भयभीत होकर वहां से भाग चले। राजा जयेश का मृत शरीर जयपुरम लाया गया। उन्हें देखकर उनकी पत्नियां और पुत्र रोने लगे। दुखी हृदय से रत्नेश ने राजा जयेश का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात रानी कामाक्षी ने रत्नेश से कहा, राजकुमार रत्नेश, तुम्हारे पिता स्वर्ग से धार चुके हैं। तुम उनके बड़े बेटे हो, इसलिए अब तुम्हें जयपुरम का राज सिंहासन संभाल लेना चाहिए। माँ, ये कैसे हो सकता है? जयपुरम का राजा मैं नहीं बल्कि वरुणेश बनेगा। हाँ, जहाँ तक राजकाज देखने की बात है उसके लिए मैं तैयार हूँ। माँ, वरुणेश को राजा घोषित करने की तैयारियां शीघ्र ही की जाएं। राज सिंहासन ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहना चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। अगले ही दिन वरुणेश को जयपुरम का राजा घोषित कर दिया गया। सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगे। राजा वरुणेश की जय हो। राजा वरुणेश अमर रहे। राजकुमार रत्नेश की जय हो। इस प्रकार धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। इस बीच वरुणेश का विवाह प्रीतनगर की राजकुमारी मालविका के साथ हो गया था। उसके एक पुत्र भी हो गया था। एक रात्रि को जब रत्नेश अपने कक्ष में सोया हुआ था तो उसने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता उससे कह रहे हैं, रत्नेश, अब तुम्हारा जयपुरम में क्या काम? कल ही किसी को बिना बताए झालवन में चले जाओ। वहाँ पहुंचकर तुम्हें तुम्हारा बिछड़ा हुआ प्रियजन मिलेगा। तब तुम अपने प्रियजन के साथ जयपुरम वापस लौट आना। यह विचित्र स्वप्न देखते ही रत्नेश की नींद खुल गई। यह मैंने कैसा स्वप्न देखा? क्या मुझे जयपुरम छोड़कर झालवन जाना चाहिए?
स्वप्न में पिताश्री ने मुझे जाल वन में जाने का आदेश दिया है। मुझे पिताश्री का आदेश मानकर जाल वन अवश्य ही जाना चाहिए। उसने माँ कामाक्षी और ललिता के नाम एक पत्र लिखा, पत्र को बिस्तर पर रखा और उसी समय चुपके से महल से निकल गया और जाल वन की दिशा की ओर चल पड़ा। सुबह जब एक दासी रत्नेश के कक्ष में आई तो चौंक गई और कहने लगी, अरे राजकुमार रत्नेश कहाँ गए? उनके बिस्तर पर यह पत्र कैसा पड़ा है? दासी ने वह पत्र उठाया और रानी ललिता के पास पहुंचकर कहने लगी, रानी माँ, राजकुमार रत्नेश अपने कक्ष में नहीं हैं। उनके बिस्तर पर यह पत्र रखा हुआ था। इतनी सुबह राजकुमार रत्नेश कहाँ चले गए? दासी से पत्र लेकर रानी ललिता उसे पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, मेरी दोनों पूज्य माँ, मैं जयपुरम छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आपको बिना मिले ही राजमहल छोड़कर जा रहा हूँ। इसका मुझे खेद है। आपका बेटा रत्नेश। पत्र पढ़कर ललिता हक्की बक्की रह गई और कहने लगी, रत्नेश, ये तूने क्या किया? क्या जाते समय तुझे इस अभागिन माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया? वे फूट फूट कर रोने लगी। वर्णेश और कामाक्षी को पता चला तो वे दौड़े दौड़े ललिता के पास आए। वर्णेश कहने लगा, बड़ी माँ, भैया को यह क्या सूझी? वे इस प्रकार हमें छोड़कर क्यों चले गए? बेटा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि रत्नेश ने ये कदम क्यों उठाया। ना जाने रत्नेश कहाँ भटक रहा होगा। रानी ललिता ने उसी समय गुप्तचरों को बुलाकर आदेश दिया, गुप्तचरों, तुम लोगों को राजकुमार रत्नेश की खोज में चारों ओर जाना है। वे जहाँ कहीं भी हो उन्हें जयपुरम वापस लौटाकर लाना है। जो आज्ञा रानी माँ। इधर लंबा सफर तय करके रत्नेश जाल वन में पहुँचा और सोचने लगा, पता नहीं इस जाल वन में मुझे कौन सा बिछड़ा हुआ प्रियजन मिलने वाला है। रत्नेश दोपहर तक जाल वन में घूमता रहा। अंत में थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लगता है मैंने मिथ्या स्वप्न देखा था। सारा जाल वन घूमने के पश्चात भी मुझे कोई नहीं मिला। तभी उसे एक स्त्री आती हुई दिखाई दी। अरे, इस बियाबान जंगल में ये कौन स्त्री चली आ रही है? यह तो किसी कबीले की स्त्री मालूम होती है। जैसे ही वह स्त्री रत्नेश के पास पहुंची, उसे देखकर रत्नेश आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, वसुधा तुम? राजकुमार रत्नेश, तुम यहाँ? वसुधा, मुझे जल्दी बताओ कि तुम इस समय जीवित कैसे हो? क्या सर्प के डसने की घटना झूठी थी? नहीं राजकुमार, वह घटना सच्ची थी। सर्प के डसने से मेरा सारा शरीर नीला पड़ गया था। सांस भी बहुत धीमी हो गई थी। तब मुझे मृत जानकर मेरे परिवार वालों ने मुझे नदी में बहा दिया था। मैं नदी में बहती हुई जा रही थी कि तभी मुझे एक कबीले वाले ने नदी से निकाल लिया। फिर उन्होंने मेरे नीले पड़े हुए शरीर से ये अनुमान लगाया कि मुझे किसी सर्प ने काटा है। उन्होंने तुरंत ही मेरा उपचार शुरू कर दिया। मेरे शरीर का विष निकाला और मुझे स्वस्थ कर दिया। ओ वसुधा, बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी तो। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब तुम पुनः जीवित हो गई थी तो वापस लौटकर अपने राज्य क्यों नहीं आई? क्या तुम भूल गई कि हमारा विवाह संबंध पक्का हो गया था और विवाह होने वाला था? राजकुमार, मुझे सब कुछ याद था, पर मैं ऐसी परिस्थितियों में फंस गई थी कि चाहकर भी वापस ना लौट सकी। कबीले वालों का नियम है कि जो स्त्री एक बार उनके कबीले में आ जाती है, फिर कबीले वाले उसे छोड़ते नहीं हैं। वे जैसे भी हो उस स्त्री की खोज करके उसे पुनः अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। ओह, बड़ा सख्त नियम है कबीले वालों का। अच्छा, यह तो बताओ कि कबीले वाले अपना पेट कैसे पालते हैं? कबीले का प्रत्येक स्त्री पुरुष
जंगल जंगल जाकर सर्पों को पकड़ता है और उन्हें मारकर उनकी खालों को मुंह मांगे दामों पर बेचकर अपना पेट पालते हैं। मैं भी आज इस जंगल में सांप पकड़ने आई थी कि तुम मिल गए। वसुधा, क्या ऐसा कोई उपाय है जिसको करने से तुम्हें कबीले वालों की कैद से छुटकारा मिल सके? उपाय तो है रत्नेश, पर वह उपाय बड़ा ही कठिन है। तुम बताओ तो सही वसुधा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर किसी इच्छाधारी नाग की मणि मिल जाए तो कबीले का सरदार उस मणि को लेकर बदले में मुझे कबीले की कैद से रिहा कर सकता है। लेकिन इच्छाधारी नाग मिलेगा कहाँ और वह अपनी मणि भला किसी को क्यों देगा? ऐसी बात नहीं है रत्नेश। इस वन में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता है। वह जोड़ा बड़ा ही नेक स्वभाव का है। क्या तुम जानती हो वसुधा कि वह इच्छाधारी जोड़ा इस वन में कहाँ रहता है? हाँ, मैं वह जानती हूँ। तो आओ जल्दी से उस जगह चलते हैं। अगले ही पल वे दोनों वहाँ से चल पड़े। राह में रत्नेश ने वसुधा से पूछा, वसुधा, जब तुम कबीले से निकलने का उपाय जानती थी तो इच्छाधारी नाग से मणि लेकर कबीले से छुटकारा पाकर वापस क्यों ना लौटी? रत्नेश, इच्छाधारी नाग से मणि लेने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को ही नाग नागिन के जोड़े के पास जाना पड़ता है। भला कबीले का कौन पुरुष मेरे साथ इच्छाधारी नाग के पास मणि मांगने जाता? इच्छाधारी नाग नागिन उस जोड़े को ही अपनी मणि देते हैं जिसके विषय में वे जान लेते हैं कि सचमुच ही उसे उनकी मणि की आवश्यकता है। अगर कोई लालची आदमी मणि मांगने उनके पास जाता है तो वे दोनों तुरंत ही उसे डस लेते हैं। एक बिल के पास जाकर वसुधा रुकी। वसुधा ने टोकरी में रखा दूध का पात्र निकाला और उसे बाम्बी के मुंह के पास रखकर बोली, इच्छाधारी नाग नागिन, बाम्बी से बाहर आकर दूध पी लो। एक दुखियारी तुम्हारे द्वार पर आई है, बाहर आकर उसकी पुकार सुनो। अगले ही पल बाम्बी से नाग नागिन का जोड़ा निकला। बाहर आकर वे दोनों दूध पीने लगे। दूध पीते ही नाग नागिन मानव रूप में परिवर्तित हो गए और कहने लगे, हम जानते हैं कि तुम दोनों का प्यार सच्चा प्यार है, इसलिए हम सहर्ष तुम्हें अपनी मणि देते हैं। इच्छाधारी नाग ने रत्नेश को एक जगमगाती मणि देते हुए कहा, जाओ कबीले के सरदार को इस मणि को देकर अपनी वसुधा को अपने राज्य वापस ले जाओ। जो आज्ञा नाग देवता। नाग नागिन अपने असली रूप में आकर बाम्बी में घुस गए। तब मणि को लेकर दोनों कबीले के सरदार के पास रत्नेश कहने लगा, सरदार, वसुधा मेरी होने वाली पत्नी है, इसे अपने कबीले की कैद से मुक्त कर दो। बदले में मैं इच्छाधारी नाग की मणि आपको देता हूँ। सरदार ने रत्नेश से मणि ले ली और कहने लगा, जाओ बेटी, अपने राज्य वापस लौट जाओ। सरदार को प्रणाम करके वे दोनों वहाँ से जयपुरम की ओर चल पड़े। वसुधा, माँ जब तुम्हें जीवित देखेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। लंबा सफर तय करके जब वे दोनों जयपुरम पहुँचे तो रानी ललिता कहने लगी, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे साथ ये स्त्री कौन है? माँ, ये वसुधा है। वर्षों पहले इसी वसुधा के साथ मेरा विवाह होने वाला था। क्या ये राजकुमारी वसुधा है? हाँ माँ, इस बेचारी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मैं आपको शुरू से उस हादसे के बारे में बताता हूँ। रत्नेश ने वसुधा के साथ घटी सारी घटनाएं विस्तार पूर्वक ललिता और कामाक्षी को बता दी। सारी बात जानकर ललिता और कामाक्षी ने वसुधा को गले से लगा लिया और कहने लगी, वसुधा, तुमने बड़ा दुख पाया है। रत्नेश की स्वीकृति से अगले दिन ही रत्नेश और वसुधा का विवाह हो गया। रत्नेश का छोटा भाई वरुणेश कहने लगा, भैया, आपके विवाह की खुशी में
उपहार स्वरूप जयपुरम का राज्य मैं आपको भेंट करता हूँ। मेरी भेंट अस्वीकार ना करना। वरुणेश, तुमने ये कैसा अनोखा उपहार दिया है। रानी कामाक्षी और ललिता के काफी जोर देने पर रत्नेश ने जयपुरम का राजा बनना स्वीकार कर लिया। अब राजा रत्नेश रानी वसुधा के साथ सुख पूर्वक जीवन बिताते हुए अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।